ये पूरा जो बोर्ड है ये पानी के नीचे है और आप बोर्ड में देख सकते हैं पूरे जड़ प्लांट्स के पानी में डायरेक्टली सबमर्ज्ड है। हम अभी ये फार्म 2 साल से ज्यादा से चला रहे हैं, हमें पानी बदलने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। तो मैंने इजराइल में, यूएसए में, चाइना में, हांगकांग में, थाईलैंड में ऐसी फार्मिंग देखी है और वहाँ से इंस्पायर होके आके इंडिया में लगाने की प्लानिंग करके शुरू किया है ये। आज हम भारत के एक बड़े एक्वापोनिक फार्म पे हैं दोस्तों। यहाँ पे पानी के ऊपर खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती है और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि एक्वापोनिक खेती क्या होती है, कैसे होती है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे मयंक सर है। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्कार सर। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। बिल्कुल। तो पढ़ाई से मैं एक्चुअली एक इंजीनियर हूँ, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट 2013। उसके बाद मैंने इंडिया और अब्रॉड में बहुत सारे जॉब्स किए और बिजनेसेस चालू किए। फिर मैं 2019 में आके इंडिया में फुल टाइम फार्मर बन गया हूँ और अब मैं इंडिया का लार्जेस्ट एक्वापोनिक फार्म चलाता हूँ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। एक्वापोनिक खेती क्या होती है एग्जैक्ट? एक्वापोनिक शब्द का बेसिकली बनता है 2 शब्दों से। एक्वा मतलब एक्वाकल्चर, मतलब मच्छी का उत्पादन। पोनिक मतलब कोई भी सब्जी को या प्लांट को पानी के ऊपर उगाना। तो एक्वापोनिक मतलब मच्छी के पानी के ऊपर सब्जी उगाना, वही होती है एक्वापोनिक खेती। ओके। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं बैक साइड में हमारे फार्म के, लगभग 2 एकड़ का फार्म है जैसे कि आपने कहा। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम स्टार्ट होता है इसके बारे में पहले शुरुआत में हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ एक सबसे बड़ा फिश टैंक है। ये टैंक में लगभग 2000 हम मच्छी पालते हैं। मच्छी को इसमें बिल्कुल ओके। मच्छी को हम डेली खाना देते हैं। खाना खा के मच्छी नेचुरली वेस्ट निकालता है। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, हम काऊ का वेस्ट, काऊ डंग यूज करते हैं। एक्वापोनिक खेती में हम मच्छी का वेस्ट यूज करते हैं। तो मच्छी का वेस्ट वहां से निकल के यहाँ पर सेटल होता है। और ये एक मच्छी का वेस्ट का ट्रीटमेंट का प्लांट समझ सकते हो, मतलब सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पर मच्छी का वेस्ट को नेचुरली ब्रेक डाउन करते हैं बैक्टीरिया, सेम बैक्टीरिया जो सॉइल में रहता है वो यहाँ पर हो रहा है। और ये पानी जिसमें बैक्टीरिया में ने मच्छी का खाना, मच्छी का वेस्ट खा के न्यूट्रिशन बनाया है, उसी पानी को आगे भेज के हम फार्मिंग करते हैं। और टोटल यहाँ पे पानी कितना होगा ऐसे टैंक? ऐसे टैंक में लगभग हमारे पास 15 लाख लीटर पानी है एज ऑफ टुडे, जो दिन रात घूमता रहता है। जो पहले पानी गंदा होता है, उसमें न्यूट्रिशन आता है, फिर वो न्यूट्रिशन प्लांट खा लेता है और फिर पानी साफ हो जाता है। वही पानी वापस आके मच्छी के टैंक में आता है। मतलब ये पानी हम लोग चेंज नहीं करते? ये पानी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अभी ये फार्म 2 साल से ज्यादा से चला रहे हैं, हमें पानी बदलने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। मतलब 2 साल से यही पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ऐसे फार्मिंग करने में मुझे 95% वाटर की बचत होती है। मतलब अगर मैं ओपन फील्ड फार्मिंग में कुछ उगाऊं, उसके कंपैरिजन में मुझे सिर्फ 5% पानी यहाँ चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी की बचत होती है, जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की बचत। ओके। हमारे लिए बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि मच्छी को जिंदा रखने के लिए हमें कंटिन्यूसली हवा बबल करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे ऑक्सीजन चाहिए मच्छी को भी। मच्छी को ऑक्सीजन के लिए हम ब्लोअर से हवा डालते हैं पानी के अंदर, उससे मच्छी सांस ले पाती है। ओके। तो यहाँ का तो सेटअप हो चुका। अब मुझे एक ज़रूरी चीज़ बताइए कि एक्वापोनिक और हाइड्रोपोनिक और हमारे जो फार्मर्स सॉइल में करते हैं, उसमें तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं तीनों के? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको एक्वापोनिक और हाइड्रोपोनिक के बारे में बताता हूँ और उनके डिफरेंसेस बताता हूँ। तो एक्वापोनिक और हाइड्रोपोनिक में ओनली डिफरेंस रहता है न्यूट्रिशन का सोर्स, मतलब जो भी खाद पानी में जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर पानी में घुलाए जाते हैं और वो पानी से खेती होती है। बट एक्वापोनिक खेती में हम नेचुरल फिश का वेस्ट यूज करके फार्मिंग करते हैं। तो इसीलिए एक्वापोनिक खेती हाइड्रोपोनिक खेती से ज्यादा बेटर है। और काफी देशों में जैसे यूएसए में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन उसको मिल गया है एक्वापोनिक को। बिल्कुल। ओके। और हमारे जो ये मतलब फार्मर्स है, कहाँ के फार्मर्स मतलब ये एक्वापोनिक की खेती कर सकते हैं? एक्वापोनिक की खेती आप कहीं भी कर सकते हो जहां क्लाइमेट आपका सूटेबल रहे फार्मिंग करने के लिए।
इवेंचुअली आप फार्मिंग कर रहे हैं, आपको प्लांट ही उगाना है, तो प्लांट के लिए जो सही सनलाइट, क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी चाहिए, वो इलाके में आप एक्वापॉनिक खेती भी कर सकते हो अलोंग साइड कन्वेंशनल फार्मिंग। तभी क्या टेम्परेचर रहना चाहिए कि वहाँ हमारे फार्मर्स जो एक्वापोनिक की खेती कर सकते हैं? ऑन एवरेज बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। जब मैंने यहाँ पे मैं आया तो मैंने देखा कि आपका फार्म काफी बड़ा है, तो हर एक फार्मर हमारा अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्या हम मतलब ये एक्वापोनिक फार्म जो है छोटे छोटे कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ऑलरेडी अभी हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम स्मॉल होल्डिंग फार्मर को उनके छोटे खेत में एक्वापोनिक फार्मिंग हम सिखा सकें और वो कर सकें। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री दादाजी भुसे जी आए थे लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, और उनसे हमारा मेन डिस्कशन यही हुआ था कि यही फार्मिंग हम प्रोपोगेट करें स्मॉल होल्डिंग फार्मर को लो कॉस्ट तरीके से, और उस पर ऑलरेडी अभी हमारा R&D चल रहा है ताकि हम बहुत सारे किसानों को सिखा सके ये खेती के बारे में। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि मेन जो सेक्शन है अभी देखेंगे कि यहाँ पे वेजिटेबल्स जो फिश के न्यूट्रिशन के ऊपर एक्वाफोनिक जिसको कहते हैं वो मेन हम देखने वाले हैं, वेजिटेबल का सेक्शन। तो चलिए देखते हैं अभी। आइए। आइए। वाओ दोस्तों इसके ऊपर एक लाइक भी बनता है और इसको देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मेन जो हमारा है यही चीजें। बिल्कुल, ये मेन पॉली हाउस है हमारा जिसपे पौधा पानी के ऊपर डायरेक्टली रह के न्यूट्रिशन ले रहा है पानी से और ग्रो कर रहा है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी लगी है कि मुझे ये जानना है कि यह मतलब सब्जी कैसे उग रही है, उसकी जड़ें क्यों नहीं सड़ रही है, न्यूट्रिशन और क्यों नहीं लग रहा है। तो हमें डिटेल प्रोसेस आप बताइए कि प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग आप कैसे करते हैं, A to Z बताइए थोड़ा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम एक बीज को लेके उसको स्टार्टिंग में सैपलिंग बनाते हैं। जैसे कोई भी नर्सरी में कोई किसान जाके सैपलिंग खरीदता है, वैसे ये नेट पॉट में हम बीज डालते हैं और इसमें से एक पर्टिकुलर साइज का सैपलिंग बन जाता है। वो साइज होने के बाद हम ये कप को लेके हमारे सिस्टम में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये नर्सरी हमारे नर्सरी में हमारा बन के आया है और नर्सरी में एक पर्टिकुलर साइज बनने के बाद हम इसको यहाँ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसमें रख देते हैं? बिल्कुल। इसको डायरेक्टली इसमें रख देते हैं और यहाँ पर जो जड़ है पौधे के वो डायरेक्टली पानी में जाके उससे न्यूट्रिशन खींचती हैं और ग्रो करती रहती हैं। अगर मान ये फिर ये क्यों लगाया है फोम? ये फ्लोटिंग का एक बेस है। अगर हमें पौधा फ्लोट कराना है, अगर मैं डायरेक्टली पौधा इस पर डालूं ये फ्लोट नहीं होएगा। बट ये एक फ्लोटिंग बोर्ड है, जैसे कि तैरने के लिए लोग सीखने के लिए एक बोर्ड यूज करते हैं तैरने के लिए, वही बोर्ड यही है। तो जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो स्टार्ट में हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि इसमें फर्टिलाइजर हुआ, पेस्ट हुआ या और कोई चीज़? तो हमें बस यहाँ पेस्ट का मैनेजमेंट करना है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है कि IPM से काम करते हैं। इससे हमें केमिकल कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ना फंगिसाइड ना बैक्टीरियल साइड। इस कारण से हमारा पूरा प्रोड्यूस ऑर्गेनिक रहता है, ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर है ना कोई केमिकल पेस्टिसाइड है इस पर। ये टोटल एरिया कितना है? ये टोटल एरिया पॉली हाउस के अंडर है 1.1 एकड़। 1.1 मतलब लगभग एक एकड़ के आसपास है। ठीक है। सबसे खास बात हमें ये बताइए कि हम जैसे सॉइल में लगाते हैं, हाइड्रोपोनिक में लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि डिजीज बहुत आते हैं, जैसे कि कॉलर रॉट हुआ या पत्तियों के ऊपर हुआ। तो यहाँ पे तो सीधा मतलब पानी में रख दिया है। बिल्कुल। तो डिजीज क्यों नहीं आते यहाँ पे? तो डिजीज नहीं आने का मेन रीजन है कि हम काफी सारा ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं पानी में। वो तो कैसे कर रहे हैं थोड़ा बताइए। हाँ, तो बेसिकली आप देख सकते हैं पानी में काफी सारा बबलिंग हो रहा है। यहाँ पर हर जगह जहाँ पानी रहता है उसमें बबलिंग रह रहा है। हम एक रेगुलर पाइप के थ्रू हवा डाल रहे हैं पानी के अंदर ताकि ऑक्सीजन लेवल बना रहे। ऑक्सीजन लेवल मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल रहता है पानी का। वो अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मेंटेन रखें तो डिजीज आने का और या फंगस आने का या बैक्टीरिया आने का चांस नहीं रहता है। तो अभी आपने यहाँ पे कौन कौन सी फसल प्लांटेशन की है? हाँ, अभी ये फार्म पर हमारे लगभग 6 फसल चालू है। अच्छा। हम करते हैं देसी पालक जो है स्पिनच, फिर करते हैं एग्जॉटिक वेजिटेबल जैसे केल। तो ये देखिए हमारा फ्लैट केल वेजिटेबल, ये एक्चुअली रशिया का पौधा है। अच्छा, ये और केल ये केल बोलते हैं इसको। ओके।
ये पत्ती ही बड़ी बड़ी होती है, पत्ती बड़ी होती है और ये सैलेड में खाई जाती है और इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत रहता है। अच्छा। तो किसी को भी जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, वो केल खाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा पालक की खेती, ये पालक रेगुलर देसी पालक। ओके, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया आता है और ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स है। तो जब आप यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि पूरे एक एकड़ में एक बार करते हैं? नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमारा फार्म का डिज़ाइन हुआ है ताकि हम डेली प्लांटेशन करें और डेली हार्वेस्टिंग करें। इसी से हम डेली हमारे क्लाइंट्स को सेम सब्जी डेली 365 डेज अ ईयर सप्लाई कर सकते हैं और वही खासियत है हमारी जैसी फार्म की। रेगुलर फार्म में क्या होता है, किसान पूरा फार्म को एक दिन में प्लांट करता है और जब हार्वेस्ट का टाइम आता है उसको पूरा फार्म एक दिन में हार्वेस्ट करना पड़ता है, तब वॉल्यूम बड़ा रहता है, उसको मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम रहता है। हम यहाँ क्योंकि डेली कर सकते हैं, हम डेली सप्लाई करते हैं क्लाइंट्स को। अब इस साइड में हमने देखा था एक्वापोनिक के टैंक, बिल्कुल, और वो पानी यहाँ से आ रहा है। यही पानी में न्यूट्रिशन है और यही पानी में हमारी खेती हो रही है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ तो ऐड करना होता होगा जो कि प्लांट के लिए जरूरी हो? तो हम वाटर को टेस्ट करते हैं और हमें पता चला है कि मैक्सिमम हमें सिर्फ आयरन ऐड करना होता है। तो वही आयरन के कारण हमारा पानी का कलर थोड़ा लाल रहता है। जैसे कि आपको पता है, हरी पत्ती की भाजी में आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में या कहीं पर भी किसी को अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, डॉक्टर बोलता है पालक खाइए या हरी पत्ती खाइए, उसका कारण यही है कि इसमें आयरन बहुत है। तो आयरन को हमें बढ़ाने के लिए हम एडिशनल आयरन डालते हैं प्लांट में। तो साधारण हम लोग मान लीजिए हमारा देसी पालक है ना, ये? यस सर, ये देसी पालक है हमारा। और बताइए क्या क्या आपने जैसे नाम बताया? कुछ रशियन, हमने देसी पालक उगाया है, हमने रशियन केल उगाया है, ये है कर्ली अमेरिकन केल, हमारे पीछे भी है, हम आपको वहाँ दिखाता हूँ। तो ये भी एक केल का पौधा है जिसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है और ये सैलड लीफ के जैसे खाया जाता है। और फिर आगे हमारे लेटस हैं, वेरियस टाइप्स के लेटस हम उगाते हैं। तो ये सब 6-7 वैरायटी के क्रॉप्स हम साल भर उगाते हैं हमारे यहाँ। मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया? सर, इसके पहले मैं आपको जो बता रहा था, मैं बाहर देशों में काफ़ी रहा हूँ पिछले 6-7 साल। वहाँ पर मैं बहुत ट्रैवल करता था और वहाँ पर मैं हमेशा फार्मिंग में लेटेस्ट हैपनिंग्स जो है वो सीखने की कोशिश करता था। तो मैंने इजराइल में, यूएसए में, चाइना में, हांगकांग में, थाईलैंड में ऐसी फार्मिंग देखी है और वहाँ से इंस्पायर होके आके इंडिया में लगाने की प्लानिंग करके शुरू किया है। ये लाइक तो बनता है इस बात पे एक तो सर हमें एक ज़रूरी चीज़ बताइए कि आपने यहाँ पे 2 एकड़ में पूरा ये फार्म खड़ा किया है, यहाँ पे कितने लोग टोटल काम करते हैं? यहाँ पे लगभग हमारे 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं डेली और उनको डेली हम इनकम दे सकते हैं। मतलब अच्छा एक सेटअप आपने बिल्कुल बिल्कुल। टोटल सेटअप का यहाँ पे खर्चा कितना हुआ है? टोटल सेटअप का खर्चा यहाँ पर लगभग 10 करोड़ रुपीस है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। इसमें सेटअप है और वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि जब हम सब्जी मार्केट में बेचते हैं हमें क्रेडिट पे बेचना पड़ता है और हमें 1 से 1.5 महीने बाद पेमेंट मिलता है। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि 10 करोड़ रुपए हम जब खर्चा कर रहे हैं, हाँ, मैं भी फार्मर हूँ, मैं भी जब हमारे खेत में कोई सब्जी उगाता हूँ, इतना एक्सपेंसिव खर्चा होता है पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइज़र में, तो उस हिसाब से मुझे रेट नहीं मिल पाता। तो आप इतना हार्वेस्टिंग डेली होता है, आपने जैसे कहा 200-300 किलो के आसपास, तो कैसे ये मैनेज हो पाता है? हम हमारी खेत से जो भी सब्जी निकलता है, हम सबसे पहले हर चीज़ हमारे ब्रांड में बेचते हैं। हम इंडिया में हमारा ब्रांड ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हर्ब्स बना रहे हैं जिसका नाम है ट्रूगैनिक। यही ब्रांड की सब्जी हम डायरेक्टली फिर कंज्यूमर को बेचते हैं। हम मिडिल मैन किसी को नहीं बेचते हैं, डायरेक्टली फार्म से लेके कंज्यूमर तक बेचते हैं। इसी तरीके से हमें ज़्यादा अच्छे रेट की मिल सकती है मार्केट में। यहाँ पे आपने जितनी सब्जियाँ सारी लगाई है, ठीक है, यहाँ पे कितना हार्वेस्टिंग डेली होता है? यहाँ पे लगभग 200 से 300 किलो डेली हार्वेस्ट हो जाता है। और एवरेज किलो क्या रेट मिलता है? मतलब एवरेज रफली बिटवीन 100 से 200 रुपए किलो मिल जाता है हमें। 40,000 का माल हुआ? 40 के 50,000 रुपए का माल हुआ। 40 से 50,000 के आसपास यहाँ पे डेली माल जा रहा है आपका। ओके, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 40 से 50,000 डेली आ रहा है, तो ठीक है? हाँ, तो अगर 50,000 डेली लें और इसको 1 साल से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा का इनकम हो गया इसी फार्म से। और उसमें काफ़ी प्रॉफिट मिल पाता है, जिससे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस आ जाएगा। इस कारण से ये प्रॉफिटेबल रहता है। दूसरा, फिश की खेती, फिश से भी हमें एडिशनल इनकम मिलता है और उससे भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए साल का मिल जाता है। उतने टैंक से 1 से 2 करोड़ फिश निकलेगा? 1 से 2 करोड़ वैल्यू का फिश निकलता है, क्योंकि उसको भी हम कंज्यूमर से डायरेक्टली बेचते हैं, हम कोई मिडिलमैन को नहीं बेचते हैं। मतलब वहाँ पे फिश तो काफ़ी टनों में निकलती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, 50 टन से ज़्यादा मच्छी निकलती है वहाँ पर।
ये आपके एक एकड़ प्लॉट से बिल्कुल। टोटल वहाँ पे पानी आपने कितना बताया था? 15 लाख लीटर पानी है। 15 लाख लीटर के मतलब वो बायोफ्लैक जैसे हम करते हैं। बायोफ्लॉक है, वैसा बहुत सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल, वही है। बिल्कुल। मेरा कहना है कि ये लीफ वाला वेजिटेबल छोड़ के और कौन कौन से क्रॉप तो यहाँ पे? हमारा जो पूरा फार्म है ये डिजाइन्ड और ऑप्टिमाइज्ड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के उत्पादन के लिए ही। बट एक्वापॉनिक्स में आप थियोरेटिकली कोई भी क्रॉप कर सकते हैं। आप मिर्ची कर सकते हैं, आप डब्बू कर सकते हैं, आप मैंगो का पेड़ भी कर सकते हैं, आम का पेड़। ये स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। बेस स्ट्रक्चर हमें बदलना पड़ेगा, बेसिकली जो मीडिया है जिसपे ग्रो हो रहा है वो बदलना पड़ेगा। सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा हमें हाँ, यहाँ पे बताइए। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉली हाउस स्ट्रक्चर है उस पे सब्सिडी हमें मिलता है। ये सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज नेशनल गवर्नमेंट के मुताबिक रहता है। तो महाराष्ट्र स्टेट में अलग रूल्स हैं, गोवा स्टेट में अलग है, कर्नाटका में अलग रूल है। और हमारे जो फार्मर्स हैं, मतलब कोई छोटा प्लांट लगाना चाहता है या उसे कुछ करना है इसमें काम, या वेजिटेबल ग्रो कर रहा है उसको मार्केट में, तो क्या इसमें क्या कुछ आपसे हेल्प हो सकती है क्या? डेफिनेटली। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में? बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोपोगेट कर रहे हैं ताकि आजू बाजू के पूरे किसानों की इनकम बढ़ती जाए। तो अगर कोई भी किसान जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट या बेलगाम डिस्ट्रिक्ट या सांगली डिस्ट्रिक्ट में है और उनको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो डेफिनेटली हमारे फार्म पर आइए और पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जानकारी लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फार्मिंग कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात आखिरी मेरा ये है कि ये जो फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारे भारत देश के बाहर आपने कई सारा एक्सप्लोर किया है, घूमे हैं, टहले, तो आपके अनुभव से क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? सो डेफिनेटली इंडिया में अभी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। पिछले 2 साल की जो बीमारी आई है उससे सबको पता चला है कि हेल्थ इज वेल्थ। और हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप जो खाना खा रहे हो या आपके बॉडी के अंदर डाल रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन कंज्यूमर बहुत एजुकेट हो रहा है कि उनको सिर्फ हेल्थी खाना चाहिए, पेस्टिसाइड फील्ड नहीं चाहिए, केमिकल फील्ड नहीं चाहिए। और उसके लिए ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग तरीके बहुत ग्रो होने वाली है इंडिया में। बहुत ही बढ़िया। और ये सारे में कोई आखिरी सवाल, मेजर रिस्क तो यार जैसे कोई भी फार्मिंग में रिस्क रहता है, हमारे फार्मिंग में भी रिस्क है। हमारे पास क्रॉप लॉस का रिस्क है, हमारे पास कोई भी एडवर्स वेदर फिनोमिना है जैसे कि तूफान आया या बाढ़ आया, वो रिस्क है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग रिस्क। अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं है तो आप जो भी उगाएंगे और अगर आप बेच नहीं पाए तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया ही है, काफ़ी जगह पे फार्मिंग देखी और अभी अभी आप फार्मिंग सेक्टर में आए हैं, आप एक अलग नज़रिए से मतलब फार्मिंग सेक्टर को देख रहे हैं, कर रहे हैं और एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा किया है। तो हमारे जो इंडियन फार्मर हैं उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह या कुछ बताना चाहते हैं आप? डेफिनेटली। तो इंडिया में हमारे पास बहुत अच्छा क्लाइमेट है, सॉइल है, एज वेल एज वाटर अवेलेबिलिटी है। हमारे किसानों का मेन प्रॉब्लम सिर्फ रहता है मार्केटिंग की, वो सब्जी जो भी क्रॉप उगा रहे हैं वो कहाँ बेचे। अभी इजराइल में जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी वाली कंट्री है, वहाँ पर फार्मिंग को कैसे सोचते हैं, वो बोलते हैं पहले मार्केटिंग करो, मार्केटिंग सेट हो जाए उसके बाद प्रोडक्शन और फार्मिंग करो। इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में पहले फार्मर जाके फार्मिंग करता है फिर भागता है कि मार्केटिंग किधर करे। वो उल्टा है, वो नज़रिया हमें उल्टा करना है। पहले किसान को मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोडक्शन और फार्मिंग में जाए, वो इम्पोर्टेंट है। एकदम फतेह की बात कही आपने। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हमने देखा एक्वाफोनिक क्या होती है, कैसे ग्रो की जाती है, मार्केटिंग कैसा किया जाता है, इसमें क्या क्या स्कोप है, पूरा डिटेल में मयांक सर ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जानकारी चाहिए तो सर से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये आज का वीडियो खास करके ये पूरी सब्जियां कैसे उगाती हैं आपको कैसे लगा है ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि आज आपको हमने स्पेशल कंटेंट लेके आए थे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ढेर सारा। धन्यवाद।